कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव इस देश में कराया जाए। ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। ईवीएम किन किन देशों में था और कहां कहां बैन हो गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय संसद में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हो रही है। विपक्ष ने एक सुर में कह दिया है कि हमें ईवीएम से चुनाव कतई मंजूर नहीं है, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव इस देश में कराया जाए। चुनाव सुधारों को लेकर वैसे तो संसद में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। पक्ष विपक्ष ने अपने अपने तरीके से ईवीएम बैलेट को लेकर तर्क दिए हैं। वहीं मोदी जी की जो प्रिय सांसद हैं कंगना रनौत, उन्होंने बैलेट ईवीएम को लेकर जो बात कही है उसने बीजेपी की भारी किरकिरी कराई। कंगना खुद बुरी तरीके से अपने बयानों में फंसी हुई हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्या है देश में, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। वहीं इस समय संसद में अगर किसी के भाषण की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो है संजय सिंह। संजय सिंह ने ईवीएम को लेकर, ईवीएम बैन को लेकर गजब का तर्क दिया है। संजय सिंह ने तो यहाँ तक खुलासा कर दिया है कि एसआईआर जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे 3 करोड़ वोट की चोरी होने जा रही है। इस तरह का खुलासा, विस्फोटक खुलासा संजय सिंह ने सदन में किया है। संसद में सिर्फ चुनाव सुधारों पर ही नहीं बल्कि वंदे मातरम पर भी समय खराब किया जा रहा है। मेन मुद्दों को छोड़कर वंदे मातरम पर इस समय चर्चा हो रही, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वंदे मातरम पर चर्चा हो। तो वंदे मातरम पर वो लोग चर्चा कर रहे हैं जिनका आज़ादी में कोई योगदान ही नहीं है। इतिहास वंदे मातरम पर वो लोग बात कर रहे हैं जो इतिहास में हैं ही नहीं। तो संसद में चुनाव सुधारों को लेकर किस तरीके से बहस हो रही है, कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं अन्ना जी से। अन्ना जी को तो आप लोग पहचानते होंगे। अन्ना जी को कौन नहीं जानता है? अन्ना हजारे, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। जी हाँ दोस्तों, ये वही अन्ना हजारे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ 2014 से पहले आंदोलन किया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया था और अब 11-12 सालों के बाद फिर से अन्ना हजारे जाग चुके हैं। खबर आ रही है कि अन्ना हजारे 30 जनवरी 2026 से अंतिम सांस तक अनशन करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से अन्ना हजारे ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 30 जनवरी 2026 से महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि में आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। ये अनशन उनकी अंतिम सांस तक चलेगा। बड़ा सवाल ये है कि अनशन क्यों करेंगे, तो इसके पीछे वजह बताई जा रही लोकपाल कानून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन किया था, लोकपाल बिल लाने को लेकर आंदोलन किया था। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लेकर चेतावनी दी है कि अगर कानून, लोकपाल कानून तुरंत लागू नहीं हुआ तो वे प्राण त्याग देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अन्ना के इस ऐलान से एक बार फिर से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अन्ना हजारे जब इस बार आंदोलन करेंगे तो उनका तेवर क्या वही रहेगा जो 2014 से पहले वाला था? दोस्तों, 2014 में इसलिए बोल रहा हूँ कि 2014 के बाद बहुत सारी पाबंदियां हैं आंदोलन प्रदर्शन करने पर। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर जाइए, वहाँ आपको 2014 से पहले वाला माहौल नज़र नहीं आएगा। और अभी जो आंदोलन प्रदर्शन, अगर कोई बड़ा आंदोलन करता है तो उसे पुलिस उठा ले जाती है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब वो माहौल आंदोलन के लिए नहीं रहा और इसीलिए शायद अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि में ही अनशन करने जा रहे हैं। अनशन मतलब एक जगह बैठ जाएंगे और लोग उनसे मिलने के लिए वहां आ सकते हैं। वहीं बहुत सारे लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि अन्ना हजारे कोई आंदोलन अनशन नहीं करने जा रहे हैं। उनकी देवेंद्र फडणवीस से पहले ही बातचीत हो चुकी है, दोनों अंडर टेबल बातचीत कर चुके हैं और जैसे ही ये अनशन शुरू होगा महाराष्ट्र के सीएम तुरंत रालेगढ़ जाएंगे, उनको मनाएंगे, उनका अनशन तोड़वाएंगे और वो जो लोकपाल बिल है, कथित लोकपाल बिल, उसे लागू करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो हुई अन्ना हजारे की बात। अब लौटते हैं संसद की तरफ। संसद में क्या कुछ हो रहा है, चुनाव सुधारों को लेकर किस तरीके से चर्चा हो रही है,
वंदे मातरम को लेकर किस तरीके से बहस हो रही है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कंगना का ये महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने जा रहा हूं। कंगना ने बैलेट को लेकर विवादित बयान दे दिया है। जहां एक तरफ देश बैलेट से चुनाव कराने की डिमांड कर रहा है, तो वहीं पर कंगना ने कहा कि ये तो दकियानूसी बातें हैं, ये तो पुराने ज़माने की सोच है। कागज़ चिट्ठ से कहाँ अब चुनाव होगा, मशीन से ही चुनाव होना बेहतर है। सुनिए कंगना ने क्या कहा। ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, उसको जो है इतिहास में The case that shook the nation के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग और आज कहते हैं कि इनको। कंगना ने संसद में जैसे ही ये बयान दिया, उनके बयान पर बवाल मच गया। संजय सिंह ने ईवीएम बैन को लेकर पूरी लिस्ट पढ़ दी कि कहां कहां ईवीएम बैन है। संजय सिंह ने बैलेट का पुरजोर समर्थन करते हुए, ईवीएम का विरोध करते हुए उन देशों की लिस्ट पढ़ डाली जहां जहां ईवीएम बैन है। देखिए जरा। ईवीएम किन किन देशों में था और कहां कहां बैन हो गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। जिन जिन देशों में बैन हो गया, जर्मनी में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, यूके में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, कनाडा में, बेल्जियम में, साउथ कोरिया में, इन तमाम देशों में ईवीएम था। ईवीएम बंद हो गया। लेकिन मुझे एक मन में शंका होती है जो आपके माध्यम से उधर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का आप बहुत गुणगान करते हैं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं। तो ये कौन सी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की कि भाई प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। अरे भैया, दोनों में अगर लोकप्रियता कायम है तो बैलेट से चुनाव करा लो, उसमें भी पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री जी। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि यूपी में 3 करोड़ वोट की चोरी होने जा रही है। देखिए कितना बड़ा खुलासा किया है संसद में संजय सिंह। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे। मान्यवर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे, आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं,
ये देशभक्ति के नारे। जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ईवीएम बैलेट पर बोलना चाहिए तो वहीं ये लोग वंदे मातरम पर अपनी बात रख रहे हैं। जेपी नड्डा जब खड़े हुए तो कहा कि हर समस्या के लिए, देश में हर समस्या के लिए नेहरू ही जिम्मेदार है। देखिए, संविधान सभा में भारत के नेशनल एंथम के लिए जो हुआ और उसमें वंदे मातरम के प्रति जो उदासीनता और उपेक्षा का भाव रहा, उसके लिए पूरी तरह श्री जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के नागरिकों को राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। क्या कोई ऐसा नागरिक है इस देश में जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना ना हो? ये नेता लोग सिखाएंगे नागरिकों को कि देशभक्ति क्या होती है, और ख़ास तौर से वो लोग देशभक्ति सिखाएंगे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया। सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि हर कोई वंदे मातरम बोले। वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वंदे मातरम बोलने में वहाँ दिक्कत हो जाती है जब कोई मजबूर करता हो, जब कोई बाय फोर्स कहे कि तुम्हें तो बोलना ही पड़ेगा। और शायद इसीलिए कर्नाटक के सांसद ने, कर्नाटक के एक तेज तर्रार सांसद हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कैसे पोल खोली है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की कैसे पोल खोली है। दोस्तों, ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए जरा। आखिरकार कौन सी ऐसी बात है 1947 से लेके आज तक किसी भी कांग्रेस रूल स्टेट में कभी भी वंदे मातरम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अपोजिशन रूल पार्टी, अपोजिशन रूल स्टेट में जहां अपोजिशन रूल करती थी, किसी भी स्टेट में वंदे मातरम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एनडीए के अलायंस बहुत सारे स्टेट में रूल करते हैं, उन स्टेट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर वंदे मातरम के डिप्लॉयमेंट को लेकर कहीं प्रॉब्लम होता है तो भाजपा शासित स्टेट में ही वो प्रॉब्लम होता है। आप जब बार बार अग्रेसिव नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अरे कौन लगाता है नारा? ये कौन लगाता है नारा? चलती हुई ट्रेन में किसी की दाढ़ी खींच के आप बोलते हैं कि वंदे मातरम कहना है और हिंदुस्तान में रहना। एंटी सोशल एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स, ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा राष्ट्रगीत क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उनके बदौलत हम हमारे राष्ट्रगीत को छोड़ देंगे। ये राष्ट्रीय पार्टियां क्या कर रहे हैं सर हिंदुस्तान के अंदर? हमें किसी को एतराज नहीं वंदे मातरम से, लेकिन जिस तरह भाजपा उसको डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं उससे जरूर प्रॉब्लम है, क्योंकि आजादी के आंदोलन के टाइम पे। तो संसद में बात होनी चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर, तो वहीं ये लोग वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। और ख़ास तौर से वो लोग जिन्होंने वंदे मातरम का नारा तो कभी लगाया ही नहीं। खैर, अच्छी बात यह है कि संसद में चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के तमाम सांसद एक सुर में कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब देखते हैं इस बहस का, इस चर्चा का क्या नतीजा निकलता है। क्या हमारे देश में कभी बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएगा? और अचानक जिस तरीके से अन्ना हजारे जागे हैं, अन्ना हजारे से अब आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? क्या अन्ना में वो धार बची है? अन्ना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।